चलो और बताओ, इसमें सोचो एक मिनट, देख लो एक बार जो भी सॉल्व किया होगा सीट में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट अगर नहीं है इसमें और तो। क्वेश्चन नंबर 29 से, और अच्छे क्वेश्चन है इसमें, देखना है कि इसमें जो भी सॉल्व किए हो गए इसमें ऐसा क्या था जो कि नहीं बना। मतलब मिक्स जो भी एक्सरसाइज 2 है उसमें होता है क्या कि मिक्स कंसेप्ट यूज किया जाता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइपर कंजुगेशन का उसी का यूज करना है। इसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, रेजोनेंस भी होगा, इंडक्टिव भी होगा। ये सारा इसमें कंबाइंड यहाँ पे लगा के क्वेश्चन बनाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज, कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल तो पता है कि कहीं भी कार्बन पे फ्री रेडिकल आ रहा है इसके इसमें। एक टर्म आ रहा है इसमें कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन क्या होता है, तो कार्बोकेटाइन का ही पुराना नाम होता है कार्बोनियम आयन, इसको भी याद रख लोगे। कार्बोकेटाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ज्यादातर अब कार्बोकेटाइन यूज किया जाता है, बट कार्बोनियम आयन दिया हुआ है तो कार्बोकेटाइन का ही पुराना नाम कार्बोनियम आयन। और फिर कार्बन आयन, कार्बन आयन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे खुद से देख करके पता कर सकते हो इसमें कि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, फ्री रेडिकल के पास। फ्री रेडिकल में प्रॉपर्टी लिखाया भी गया है, ये क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, जबकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H। देखो इसका मीनिंग क्या है कि अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि H फ्री रेडिकल के फॉर्म में इसको बाहर करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H कहीं भी अगर लिखा रहे CH बॉन्ड, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H का मतलब कि H फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर जा रहा हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे CH2CH, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा जब H फ्री रेडिकल बाहर जाएगा। यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल, फिर CH3CH2 फ्री रेडिकल, फिर आ रहा है यहाँ पे CH3CH, CH3 फ्री रेडिकल, और यहाँ पे लास्ट में CH3 CH3 और यहाँ पे फ्री रेडिकल। कैसे चेक करना था यहाँ पे, तो इसमें देखना है कि इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में इसमें कितना अल्फा CH आ रहा है लास्ट वाले में। सही है, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन क्या रहेगा इसमें 9, इसमें क्या रहेगा हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन, इसलिए ये 3 है, 6 सब लोगों के इसमें क्या रहेगा 3 है, इसमें 0। अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर फ्री रेडिकल हो, ये हाईली अनस्टेबल आता, मैंने क्लास में लिखा रखा है इसके लिए, ये याद रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल ये हाईली अनस्टेबल। दैट मीन्स इसका ऑर्डर कहाँ पे रहेगा, हमेशा लास्ट में रहेगा, V1 है वहां पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा अल्फा CH है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 5th। तो रिएक्टिविटी ऑफ CH, अब देखना यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे रिएक्टिविटी टर्म यूज किया गया है। पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पे इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है इसमें, 5th। 5th के बाद फिर क्या आ जाता है यहाँ पे 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, और फर्स्ट वाले में क्या देखना था, उसको याद रखना था इस टाइप से। उसमें क्या रहेगा उसके इसमें वहां पे कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे फ्री रेडिकल वो सबसे लेस स्टेबल, दैट मीन्स उसको लास्ट में 5 4 3 2
और ये 1 सबसे लास्ट में यहाँ पे। ये जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे, ये किसका ऑर्डर आ रहा है इस केस में यहाँ पे? स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर आ रहा है तब यहाँ पे रिएक्टिविटी पूछा गया क्वेश्चन में, रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, कौन सा CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि ये इजिली कौन ब्रेक हो रहा है, इजिली कौन ब्रेक होगा यहाँ पे है, तो जो ब्रेक होने के बाद स्टेबल बन रहा हो, जो ब्रेक होने के बाद स्टेबल बन रहा है उसी CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे वैसे ये टर्म आया नहीं है अभी, नया टर्म है ये रिएक्टिविटी। दैट मीन्स कौन इजिली रिएक्ट करेगा, तो जहाँ पे ये CH बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा उसी का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा यहाँ पे इस बॉन्ड का। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी ऑर्डर भी रह जाएगा इस केस में। तो चेक कर लो किस ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे फिर। ये 4 का हाइपर कंजुगेबल से हम लोग हाइपर कंजुगेशन से छुट्टी चेक कर रहे हैं, और ये तो याद रखना था, इसका रीजन मैंने क्लास में बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या रेडिकली हाईली अनस्टेबल आता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा फ्री रेडिकल उतना ही वो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। देखो मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, 37 में तुम लोग खुद बताओगे कि 37 में फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ रहा है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, 1। तो फर्स्ट में कितना रहेगा उसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। अब देखोगे यहाँ पे दिखने में तो लग रहा है कि 1 है, मैं एक कट अगर ड्रॉ भी कर दूं यहाँ पे, इस टाइप से क्या रहा है यहाँ पे एक, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे C Me और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट में क्या रहेगा 0, सही। ये हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन की बात करते हैं वहां पे हम लोग, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे तो 3 CH3 है, इस कार्बन पे पॉजिटिव का, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे इस पे एक हाइड्रोजन है, बट वो ब्रिजेड कार्बन का हाइड्रोजन है और वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि जब पार्टिसिपेट करा दोगे इसको हाइपर कंजुगेशन में ये CH बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्डेड ब्रिजेड कार्बन पे कभी भी कोई डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा 0, कोई भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड वाले में कितना है चेक करो उसमें, तो सेकेंड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में जो एक Me है CH3 वाला सिर्फ वही 3 रहेगा वहां पे। थर्ड वाले में कितना रहेगा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, थर्ड वाले में 6, सही है, थर्ड वाले में क्या रहेगा वहां पे 6, और फोर्थ वाले में, अब देखना है कि फोर्थ में क्या है, वो तो ब्रिज हेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो सिर्फ मैं 2D में बना हूं तो यही क्या है ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या होता है हाईली अनस्टेबल, ये भी क्लासमेट्स हम लोग किए होंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। जो कॉमन कार्बन है बाइसाइक्लो कंपाउंड है, और बाइसाइक्लो में 2 टाइप का था, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो और ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन। तो कभी भी यहाँ पे ब्रिज कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे तो वो हाईली अनस्टेबल, ये तो सबसे लास्ट में, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा 3, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ सबसे लास्ट में, 3, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, दैट मीन सेकेंड आ जाता है आंसर इसका यहाँ पे। थर्ड स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन मुझे नहीं समझा। थर्ड स्ट्रक्चर में चलो मैं दिखाता हूँ, थर्ड स्ट्रक्चर में वहां पे क्या आ रहा है C+ और Me2, उसका स्ट्रक्चर तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पर वहां पर भी नहीं, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है C पॉजिटिव चार्ज Me,
एमी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है इस केस में एमी दिखा दो। यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में एमी और एमी। एमी का मतलब क्या है, मिथाइल। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे देखना है। इसके एडजेसेंट में कौन कार्बन है, ये कार्बन है। और ये एमी का मतलब क्या है, CH3। तो मैं यहाँ पे CH3 लिख सकता हूँ इसके बदले। यहाँ पर भी एमी है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, CH3। इस कार्बन के एडजेसेंट में ये कार्बन था जो कि एमे लिखा गया, तो एमी का मतलब मिथाइल है। इस कार्बन के एडजेसेंट में ये कार्बन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे। सिर्फ ये 2 मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन काउंट करना था, तो वो क्या आ जाएगा इसमें, 6। एमे का मतलब मिथाइल ग्रुप था, इसके रेस्पेक्ट में देखना था यहाँ पे। हो गया क्लियर ये चीजें? हाँ सर। चलो ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, वो भी याद रखना है। फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 38। 38 में बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग आयोडो कंपाउंड। अब यहाँ पे 38 क्वेश्चन के ध्यान से देखना है कि जब भी आयोडो कंपाउंड हो यहाँ पे, दैट मीन आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, कोई भी कंपाउंड अगर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म करने के लिए क्या बोला है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन अगर बोला जा रहा है तो एक H यहाँ पे गिवन है और ये I। अब यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म होना है, अगर कि कहीं ना कहीं ये जो CI बॉन्ड होगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, तो ये I माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है यहाँ पे। ये क्या होगा इस केस में, I माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। और जैसे I माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा, दैट मीन्स इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन लेकर के जाएगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और एक H तो अंडरस्टूड है कि एक H तो है, हर केस में वही काम करना है वहां पे। सेकंड में भी क्या करना था, I को बाहर करेंगे I माइनस के फॉर्म में, तभी वो कार्बोकेटाइन बन पाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन। और थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, जब I माइनस को बाहर करेंगे हम लोग। यहाँ पे आयोडो कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, तो I माइनस के फॉर्म में उसको बाहर करना है। अब देखना है कि इस तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा, नंबरिंग कर दो मैं इसको, जो कि क्या हुआ भी है 1 2 3। तीनों में से कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, तीनों कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, इसका ऑर्डर बताओ क्या रहेगा स्टेबिलिटी का, या सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पे। थर्ड। थर्ड सही है बिल्कुल। फर्स्ट क्यों नहीं, बस उसका एक रीजन बता दो। दिखने में तो लग रहा है कि फर्स्ट में जो डबल दो दो पाई बॉन्ड है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, और इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट का रीजन क्या है कि वो लेस स्टेबल होता है थर्ड से। एंटी एरोमेटिक। सही है बिल्कुल, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो विथ रीजन अगर याद रखते हो तो फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पे। तो फर्स्ट क्या है, ठीक है, दो दो पाई बॉन्ड है, बट ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो हाईली अनस्टेबल, वो हमेशा लास्ट में ऑर्डर आता है उसका। तो थर्ड में जो पॉजिटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, थर्ड का ज्यादा, फिर सेकेंड का, और फर्स्ट तो एंटी एरोमेटिक के चलते ये I माइनस बाहर जाएगा ही नहीं, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव रहता है यहाँ पे, ऐसा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनना ही नहीं चाहता है। तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 2 1। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितना इजिली यहाँ से I माइनस बाहर जाएगा, इजिली कब बाहर जाएगा, जब बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन इजिली बन जाना चाहिए क्योंकि स्टेबल बन रहा है। फिर सेकेंड, और ये तो लिस स्टेबल है, ये बनना ही नहीं चाहता है, उसका रेट क्या होगा, सबसे कम। तो इस तरीके से सोचना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट है इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे।
नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है कि हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन विल यील्ड, प्रोपेन क्या रहता है, CH3 CH2 CH3। अब इसका हेट्रोलाइसिस बोला जा रहा है। जब इसका हेट्रोलाइसिस करेंगे, हेट्रोलाइस मैंने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में दो टर्म, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। तो होमोलाइटिक क्या जनरेट करता है, यहाँ से क्या, रेडिकल। फ्री रेडिकल। सही है, बिल्कुल, ये फ्री रेडिकल। और हेट्रोलाइसिस बोला जा रहा है, तो हेट्रोलाइसिस का मतलब वो क्या जनरेट करेगा, केटायन और एनायन। और जब केटायन और एनायन जनरेट करेगा यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है यहाँ से, इसको एज्यूम करें कि ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, हेट्रोलाइसिस बोला जा रहा है। दैट मीन्स इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे चला जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और ये क्या बनेगा, CH3 माइनस। इस टाइप का भी हो सकता है यहाँ पे है। तो ये चेक करना है यहाँ पे किस टाइप से कहाँ पे आ रहा है। हेट्रोलाइसिस ऑफ प्रोपेन विल एल्ड। अब देखना है कि यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 माइनस इस तरीके से ब्रेक कर रहे थे केटायन और एनायन। अब इसका ये भी हो सकता है कि अगर ये बॉन्ड को अगर इस तरीके से ब्रेक किया जाए, क्योंकि सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना यहाँ पे, तो फिर स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आता है यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज बनता है, और ये क्या हो इस केस में यहाँ पे CH3 प्लस। तो हेट्रोलिसिस का मतलब या तो केटायन इधर बनेगा और एनायन इधर, या फिर एनायन इधर बन जाए या फिर केटायन इधर। अब दोनों केस में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है और ऊपर जो कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें फर्स्ट बोल दूं कार्बोकेटायन को और इसको सेकेंड, तो दोनों कार्बोकेटायन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड में? फर्स्ट। फर्स्ट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 अल्फा CH है, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, प्लस साइड इफेक्ट भी लग रहा है, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे, और इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन नहीं है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल। अब इसमें देखना है यहाँ पे कि एनायन जो बन रहा है, इस एनायन में बोल दो फर्स्ट और ये सेकेंड एनायन। अब इस फर्स्ट और सेकेंड एनायन में इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड First. एनायन में? यहाँ पे फर्स्ट एनायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है और ये प्लस साइड से और भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है फोर्सफुली इसको, दैट मीन्स ये अनस्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो कार्बोकेटायन को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में ये वाला जो हेट्रोलाइसिस है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल जो हेट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा वहां पे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा यहाँ पे, ये भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन चेक कर लो, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और CH3 माइनस, जो भी ऑप्शन में आ रहा था ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 45। बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है इसमें, यहाँ पे बस ध्यान से इसको करते रहो, सारा कुछ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि टॉटोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 42, टॉटोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिटेड बाय, कौन सा टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता यहाँ पे, कौन सा टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता यहाँ पे? आंसर में पहले अगर देखूं चारों ऑप्शन में जो दिख रहा है, तो बाकी ऑप्शन को भी बताता हूं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन में इस टाइप का कंपाउंड है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3। इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी हाइपर कंजुगेट ये टॉटोमेरिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये भी sp3 कार्बन और ये भी sp3 कार्बन, तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बट मैंने क्लास में बता रखा है कि ब्रिज हेड कार्बन का
हाइड्रोजन जो होता है टॉटोमरिक हाइड्रोजन नहीं हो पाता वहां पे, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा टॉटोमर्स में। रीजन क्या होगा, जब टॉटोमरिक हाइड्रोजन इसको मानते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा जब इसका दूसरा इनॉल फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ना तो ये हाइपर कंजुगल शो करता है, ना तो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन बन पाता है इसके रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स ये हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन शो नहीं कर पाएगा। तो टॉटोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिटेड बाय आंसर तो सेकंड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन नहीं है, ये टॉटोमर शो नहीं करेगा। बाकी ऑप्शन में 3 और 4 में तो क्लियर है कि वहां पे हो पाएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करूं, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखना है, ये क्या रहा था इसमें CH डबल बॉन्ड CH OH। अब देखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH दिया हुआ है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, ये इनॉल फॉर्म ही दे रखा है यहाँ पे। और ये इनॉल फॉर्म अगर दे रखा है, इसका कीटो फॉर्म यहाँ पे खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कीटो फॉर्म क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। और हम लोग जानते हैं कि कीटो इनॉल क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो इसी यही जो कंपाउंड आ रहा है कीटो फॉर्म, ये एल्डिहाइड बोल लो, इसी का ये इनॉल फॉर्म दिया गया है। और इसी का जब इनॉल फॉर्म है तो इसमें होता है क्या है कि ये एक डबल बॉन्ड इधर आ जाता है जब इनॉल फॉर्म बनाते हैं, और ये एक H इधर आ जाता है। तो ये इनॉल फॉर्म में दे रखा है, तो इसका कीटो फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। दैट मींस ये टॉटोमेरिज्म शो कर पा रहा है। और जिनको ये डाउट होगा इसमें ये कैसे शो कर रहा है, तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म भी ऑलरेडी गिवन है, तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। बाकी 3 और 4 तो क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, उसमें वहां पे या तो C डबल बॉन्ड ओके डायरेक्टली एडिसेंट में, या फिर उसके कंजुगेशन में कहीं भी अगर मिल रहा हो तो फिर वो शो कर पाएगा। तो 42 को इस तरीके से सोचना था। क्वेश्चन नंबर 45, 46, क्वेश्चन नंबर 45 में भी सोचना है कि क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है which one has maximum percentage of phenol content। अब ऐसे केस में क्या सोचोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन, तो देख लेते हैं 41 के डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं वहां पे। तो आता है फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो 41 का डी ऑप्शन की बात करें हम लोग, उसमें बोला क्या जा रहा है, विच आयन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज दैट मींस वहां पे लोन पेयर है कार्बन पे। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है उसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब यहाँ पे भी देखना है कि 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। तो इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, बताओ कोई एक इसमें। फर्स्ट। रीजन क्या रहेगा इसका, एरोमेटिक। एरोमेटिक। सही है बिल्कुल। तो जिनका ये डाउट था कि सर इसमें कैसे कंपेयर करें, तो सब कुछ सेम है, बट ये साइक्लिक और ये एरोमेटिक है, जबकि ये असाइक्लिक कंपाउंड कोई है वो क्या रहता है, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक हो, बट कोई भी कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है वहां पे। कोई असाइक्लिक है तो उसको लोग सिंपली क्या बोल पाएंगे, नॉन एरोमेटिक टाइप से हो। ये एरोमेटिक होने के चलते फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा इसमें सेकंड से। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में देखना है इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो फर्स्ट तो क्या है, मोनोकार्बन कंपाउंड है, सेकेंड भी मोनोकार्बन कंपाउंड है, थर्ड भी और फोर्थ भी। बट थर्ड में अगर चेक करोगे, थर्ड वाले में अगर हम लोग इनॉल फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है, और थर्ड वाले में अगर इनॉल बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का जो C डबल बॉन्ड O है, जब ये इनॉल बनाएगा तो ये क्या होगा, इस टाइप का कुछ दिखेगा। अब इसमें जो डबल बॉन्ड बन रहा है इनॉल वाले का यहाँ पे, तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, और जब ये कंजुगेशन में ये दोनों पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो इनॉल फॉर्म होगा वो ज्यादा परसेंटेज में होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल आ रहा है, रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये मोर स्टेबल इनॉल फॉर्म, और मोर स्टेबल इनॉल फॉर्म दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट भी इसी का सबसे ज्यादा होगा।
फर्स्ट ऑप्शन में जो इनॉल बनेगा, मैं अगर बना के दिखा भी दूं तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये 5 बॉन्ड किसी दूसरे 5 बॉन्ड के साथ कंजुगेशन नहीं आ रहा। सेकेंड में भी जो 5 बॉन्ड बनेगा इनॉल फॉर्म में, वो किसी दूसरे 5 बॉन्ड के साथ कंजुगेशन नहीं, और फोर्थ में भी सेम। बट थर्ड में जो 5 बॉन्ड बन रहा है इनॉल फॉर्म का, वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, दैट मींस इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट मैक्सिमम रहेगा। तो आंसर क्या आता है इसका? थर्ड। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 46 भी है। क्वेश्चन नंबर 46। में बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। अब ऐसे केस में क्या सोचोगे? यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना है 46 में यहाँ पे ध्यान से। चलो मैं सबका इनॉल फॉर्म डायरेक्टली बना देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन जो 46 का है, अगर उसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा वहां पे? यहाँ पे 5 बॉन्ड और ये OH। सेकेंड का इनॉल फॉर्म अगर बनाते हैं वहां पे हम लोग, देखोगे ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो 5 बॉन्ड बनेगा, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, बट इधर एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट मींस इधर ही बनाएगा ये, जिससे कि ये कंजुगेशन में भी आ सके बेंजीन के साथ। थर्ड वाले में डबल बॉन्ड हो, और फोर्थ वाले में, सॉरी, इसका इनॉल फॉर्म भी बनाना था मुझे। इनॉल फॉर्म बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे OH और एक 5 बॉन्ड इधर बन जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली लोग इनॉल फॉर्म ही सबका ड्रॉ कर ले रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन का इनॉल फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे? फिनॉल। तो काफी कॉमन सा है कि फोर्थ ऑप्शन का इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनेगा? फिनॉल। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसका रहेगा? फोर्थ। फोर्थ का। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ में जब इनॉल बनता है तब ये एरोमेटिक है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलो सर ये बेंजीन भी एरोमेटिक है, वो तो पहले से भी एरोमेटिक है, अभी एरोमेटिक है, तो उससे मतलब नहीं है। इसमें ये जो फोर्थ है वो पहले नॉन एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक बन गया जब ये टॉटोमेराइज हो जाता है, तो फोर्थ सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट होगा। फोर्थ के बाद सोचना यहाँ पे है 1 और 2 में, तो 1 और 2 की बात करें तो इसमें कैसे सोचोगे? देखना ध्यान से, 1, 2 में भी देखना है कि ये जो 5 बॉन्ड है ये इसके साथ भी कंजुगेशन में, और ये भी 5 बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में। मैं इसको अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दूं, इसको हटा करके इस टाइप का, और यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड हटा दूं, रेजोनेंस हाइड्रेट ना दिखाऊं यहाँ पे, अब क्या होता है कि यहाँ का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, बट यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये जैसे इसके साथ कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन देता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो आ रहा है इस केस में लीनियर कंजुगेशन आ रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और ये पाई बॉन्ड फिर इसके साथ कंजुगेशन में। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसके साथ कंजुगेशन में आ रहा है पाई बॉन्ड के साथ, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा, और जब पाई बॉन्ड इधर आ गया तो फिर इधर कोई कंजुगेशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे ये लीनियर कंजुगेशन में रहता है यहाँ से यहाँ तक पूरे रिंग में। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आ पाता है इस पाई बॉन्ड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं आ पाता इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ। दैट मीन्स ये लेस स्टेबल और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? सेकेंड। सेकेंड के बाद फिर क्या रहेगा इसमें? फर्स्ट, और थर्ड सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को कैसे चेक करना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये लीनियर कंजुगेशन से हम लोग चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 47 भी है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। 47 में पूछा जा रहा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसका रहेगा? अब इस केस में देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट कीटोन है, सेकेंड ईस्टर है, थर्ड कीटोन है, और फोर्थ में भी कीटोन आ रहा है। इसका जो 47 का सेकेंड ऑप्शन है
वो सिर्फ ईस्टर है, और सिर्फ ईस्टर अगर आ रहा है वहां पे तो ईस्टर कभी भी टॉटोमर शो नहीं करता वहां पे। अगर कुछ याद हो कंडीशन टॉटोमर्स का, अगर पेज पढ़ के देखोगे कि टॉटोमर्स होने का कंडीशन क्या था, तो वहां पे क्या था कि माइनस एम ग्रुप एक्सेप्ट एसिड और एसिड डेरिवेटिव, एक्सेप्ट एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इसी के जैसा ग्रुप आ रहा हो, OH को हटा के यहाँ पे OR लगा दिया जाए, या OR को हटा के यहाँ पे NH2 लगा दिया जाए, या इसको हटा के यहाँ पे X लगा दिया जाए, एसिड हैलाइड। ये सब कोई भी टॉटोमर शो नहीं करता यहाँ पे। स्टर हो गया, अमाइड हो गया, या फिर एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड, ये कभी भी टॉटोमर शो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में ईस्टर दे रखा है, ईस्टर ये शो ही नहीं करेगा, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो 47 में आंसर क्या रहता, सेकंड। जो कंडीशन था उसको अगर याद रखते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं इस केस में। तो सेकंड तो टॉटोमर शो ही नहीं करेगा, तो उसका परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट वो सबसे कम। एक ईस्टर वाला जो आ रहा था, तो हम लोग जो क्लास में किए थे केस 5th में, वो क्या था, बीटा कीटो ईस्टर था। वो सिर्फ ईस्टर नहीं था, वो बीटा कीटो ईस्टर था। तो कीटोन के रेस्पेक्ट में वो टॉटोमर शो कर रहा था, ना कि ईस्टर के रेस्पेक्ट में। तो ईस्टर कभी भी टॉटोमर शो नहीं करता है। फिर भी दिया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट लास्ट में रख लेंगे उसको। नेक्स्ट है यहाँ पे 48, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। जो भी परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको जो केस हम लोगों ने पढ़ा है उस टाइप से सोचना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में बोला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन एक्वस फेज। एक्वस फेज बोले जिसमें भी बोले वो नॉर्मल एक्वस फेज का मतलब वैसे हम लोग पढ़े भी थे कि जनरली हम लोग किस फेज में देखते हैं, एक्वस फेज में ही बात कर रहे होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट किसका रहेगा। यहाँ पे 48 के फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 48 के फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखोगे वो कौन सा केस है, सेकेंड केस, याद करो इसमें कुछ। और इसका जो सेकेंड केस पढ़े थे हम लोग, साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, उसका परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट कितना आ रहा था, कुछ याद हो देखो उसमें। 70%। ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट में जितना भी केस हम लोगों ने क्लास में कर रखा है उस केस को देखना था। जो फर्स्ट केस है साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, इसका जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट वो 70% है। बाकी सेकेंड और थर्ड क्या आ रहा है वहां पे, वो तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है, तो उसका 1% के आसपास ही रहा था, 1% से भी कम रहेगा। और फोर्थ फिर क्या आ रहा है वहां पे, ईस्टर, तो शो नहीं कर पाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट का। अब सेकेंड और थर्ड में हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन से चेक कर लेते हैं वहां पे कि किसका ज्यादा है। तो 1 के बाद फिर क्या रहेगा, 3, 2 और ईस्टर तो शो ही नहीं करेगा वहां पे। तो एक का भी अगर याद रखता है किसमें रखते हैं, इसमें कि साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे 70%। फोर्थ में ईस्टर है, वो तो सो ही नहीं करेगा, उसका इनॉल कंटेंट 0 रहेगा। और 2 और 3 जो रहेगा उसमें वो शो करता, बट उसका भी 1% के अप्रॉक्स आता है। 2 और 3 दोनों क्या रहा, उसके इसमें मोनोकार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है। उसका जो इनॉल फॉर्म है 2 और 3 का, उसका पाई बॉन्ड से कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों का इनॉल फॉर्म बना करके अल्फा आइडोन काउंट कर लेते। तो इसमें कितना अल्फा आइडोन आ रहा था इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, इसमें क्या रहेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें क्या रहेगा 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से सब में कंपेयर कर पाएंगे। तो 48 का आंसर भी क्या रहा होगा उसमें, सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 45, 47, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है पूरा एक बार इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। 55 में बोला जा रहा है कि इफ दिस इज मिक्स्ड विथ NaOH सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 55, if this compound is mixed with NaOH solution, acid-base reaction occurs and OH minus snatches H plus from organic molecule, which carbon will lose H plus easily। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे मीनिंग देखना था कि सबसे पहले देखना है कि OH माइनस बोला जा रहा है, और OH माइनस का काम क्या होता है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, ROH, और इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ROH आ रहा है यहाँ पे, अगर इस टाइप से यहाँ पे ROH, ये Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस क्या रहता है, बेस, हाइड्रोक्साइड आयन है कि हमेशा क्या होगा, बेस। अब बोला जा रहा है कि OH माइनस इस H प्लस को बाहर करे, स्नेचेज H प्लस, H प्लस को यहाँ से बाहर करे, और H प्लस को अगर बाहर करता है, H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भी जा रहा है H, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ये क्या बन जाएगा, RO माइनस। अब देखना है कि जितना ज्यादा ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उतना ही इजिली OH माइनस इस H प्लस को स्नेच कर पाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि PQRS में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आ रहा है। वहां पे जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसी को OH माइनस इजिली अपसेट कर पाएगा। सोच के बताओ, इसमें 55 में कौन सा PQRS में से आंसर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा विथ रीजन। ये तो आंसर बता दो क्या रहेगा 55 का। कोई तो सॉल्व किया होगा इसमें, बताओ इसमें PQRS में से डिसाइड कैसे करें वहां पे कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक। ये R है, Q है, और यहाँ पे P है जो दो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये फिर PQRS दे रखा है। अब इस केस में अगर देखोगे यहाँ पे, यहाँ का जो हाइड्रोजन आ रहा है इस केस में P वाला, यहाँ की जब एक H प्लस को स्नेच करेगा OH माइनस, कोई भी बेस है उसका काम क्या होता है, एसिड को, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और जैसे इस H प्लस को बाहर करता है यहाँ से, जैसे H प्लस को बाहर करेगा, दैट मीन्स इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, जब H प्लस ये बाहर चला जाएगा यहाँ से। अब देखने कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी कंजुगेशन में आ रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा ये, और ये भी C डबल बॉन्ड O है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इस कार्बन एनायन को दो दो -M ग्रुप से स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है। दैट मीन्स ये जो कंजुगेट बेस बना H प्लस के बाहर जाने के बाद, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बन रहा है। PQ जो बाकी है इसमें QRS, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनता है H प्लस बाहर जाने के बाद Q के पास, तो सिर्फ एक ही S डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में, S में भी अगर H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो भी सिर्फ एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में। लेकिन यहाँ पे जो P का H प्लस बाहर जा रहा है, ये दो दो C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में, दो दो -M ग्रुप लग रखा है इस कंजुगेट बेस के लिए। दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। तो आंसर क्या जाता है उसका, P। अच्छा क्वेश्चन इस टाइप से सोचना था कि OH माइनस किस हाइड्रोजन को इजिली स्नेच करे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये लॉजिक है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम लोग, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन 61 में। तो वही फिर पॉइंट है यहाँ पे कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे, वहां पे एक ही कार्बन से तीन तीन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, इस टाइप का ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है वहां पे, और इस टाइप का ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है उस केस में वहां पे। तो अब देखना कि इसमें जो एक H है, ये H सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि यहाँ पे जब ये H+ के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ये H+ के फॉर्म में जैसे बाहर गया, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको इस तरीके से दिखाओ, जैसे ये H+ के फॉर्म में बाहर गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब इसका जो कंजुगेट बेस बन रहा है नेगेटिव चार्ज, वो इस सी डबल बॉन्ड को भी इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ये इसके साथ भी कंजुगेशन में, इसके साथ भी कंजुगेशन में, और इसके साथ भी कंजुगेशन में। यहाँ पे तीन तीन माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, और जितना माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड होगा कार्बन आयन से कंजुगेट बेस से, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो पाएगा इसका कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये ज्यादा एसिडिक हो पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो वहां पे दो ही सी डबल बॉन्ड ओ इस कंजुगेट बेस से कनेक्टेड होगा, यहाँ का जब H+ को बात करेंगे तो वो तो लेस एसिडिक। और फोर्थ में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, बट इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पा रहा वहां पर भी, दैट मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक जो रहेगा इसमें थर्ड। रीजन क्या बताओगे? सर इसका जब H+ को बाहर करेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे, तो तीन तीन माइनस एम ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है, दैट मीन्स ये कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक। इस तरीके से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में which of the following compounds when dissolved in water gives a solution with pH less than 7? अब इस क्वेश्चन को भी देखना है यहाँ पे, इरेज कर लेता हूँ फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 72 में डॉट जो है, ऐसा कुछ सही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला जा रहा है which of the following compounds when dissolved in water gives a solution with pH less than 7? तो 7 से कम के pH कम हो। यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा रहेगा। pH का वैल्यू क्या हो इसमें? लेस देन 7। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक कंपाउंड को। यहाँ पे जो एसिडिक कंपाउंड है फर्स्ट है, तो फर्स्ट में कोई भी बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वाला नहीं है वहां पे, COCH3। सेकेंड में जो फिनॉल है, थर्ड में क्या है? एनिलीन है उसमें, और फिर क्या रहा है वहां पे? C2H5OH, C2H5OH। यहाँ पे देखना है कि चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बस ये देखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन से जो H है यहाँ पे, जब इस H+ को बाहर करें तो यहाँ पे फिनॉल से H+ को बाहर करें तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। और ये जो O- बन रहा है, ये तीन तीन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस रहेगा। और ये अगर सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है, यही एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, वैसे ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, बट एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा यहाँ पे? फिनॉल। इसका जो pH होगा वो लेस देन क्या होगा? 7।
वैसे इसका भी लेस देन 7 ही होता है, बट एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा एसिडिक वाला, तो क्या रहेगा, फिनॉल। और कोई डाउट इसमें हो तो अभी पूछ सकते हो, किन्हीं को अगर लग रहा है कि एक्सरसाइज 2 में कुछ बचा हुआ है तो फिर से बता सकते हो यहाँ पे अभी डाउट, नहीं तो फिर हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। बताओ कोई एक छूट रहा हो जो बाद में भी ज्वाइन किए हो। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। 75 और 76 तो देख लेते हैं उसको भी, 75 76 को। डॉट और भी है, 81 भी है, 75 76 और 81। क्वेश्चन नंबर 75 की बात किया जाए इसमें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ के विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। वैसे तो हम लोग को वैसे भी पता है यहाँ पे कि इसमें के का ऑर्डर क्या रहेगा, जो ऑप्शन में गिवन है वहां पे, फिर भी रिएक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75। अब मैंने फिजिबल रिएक्शन का कंसेप्ट बताया था यहाँ पे। मैं बेंजीन को शॉर्ट में अगर पीएच लिख लूँ यहाँ पे, फिनाइल रिंग, और यहाँ पे एक एच है। अब देखने की Na NH2 जो रहता है, अभी से नेम याद रखोगे, Na प्लस और NH2 माइनस, उसको बोला जाता है सोडामाइड। तो इसका क्या नेम है, Na NH2 का सोडामाइड। देखिए NaOH का नेम सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह Na NH2 का नेम क्या होता है, सोडामाइड। यह याद रखना है यहाँ पे। अब ये जो देखिए यहाँ पे OH माइनस क्या काम करता है, H प्लस को बाहर करता है। उसी तरह NH2 माइनस भी सोडामाइड में बेस की तरह ऐड करेगा, और ये बेस की तरह जब ऐड करता है तो इस H प्लस को बाहर करता है। बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना, एसिड बेस रिएक्शन। जैसे H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज H प्लस को बाहर कर रहा है, दैट मीन्स इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये C नेगेटिव और Na प्लस इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे, PHC PH नेगेटिव चार्ज और ये Na। और फिर ये क्या होगा यहाँ पे, NH2 माइनस H प्लस के साथ अमोनिया बन के बाहर चला जाता है। NH2 और H प्लस, NH2 माइनस और H प्लस वो अमोनिया बना के बाहर चला जाता है, ये कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद फिर से बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसका जो रिएक्शन है वो C2H2 के साथ हो रहा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। और इसके साथ जब रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कंपाउंड क्या बना रहा है, HCC माइनस Na प्लस। इसका रिएक्शन जब फर्दर PH3CH के साथ हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये तो रिएक्शन हो गया, वो बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया हुआ है जो बाय प्रोडक्ट बस, ये क्या बन गया, PH3CH। इसका H प्लस अब यहाँ पे आ जाता है, PH3CH। अब इसका रिएक्शन फर्दर दिया हुआ है H2O के साथ, और H2O के साथ दिया हुआ है, ये क्या बना ला रहा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और NaOH। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया था कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो फाइनली किस में रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में। यहाँ पे मेनली 4 एसिड दिया गया इस केस में। एक तो जो NH3 आ रहा था, NH2 माइनस और H प्लस, वो क्या बना था, अमोनिया, एक वो आ गया। और फाइनली ये अभी जो NH2 माइनस है ये सॉल्ट के फॉर्म में, NaNH2 माइनस, ये सॉल्ट के फॉर्म में है। फिर जो एसिड था यहाँ पे वो सॉल्ट के फॉर्म में आ गया, फिर एसिटिलीन सॉल्ट के फॉर्म में, और फाइनली जो Na है वो Na फाइनली किसके पास गया, Na प्लस जिसके पास होगा उसी को बोलेंगे वो सॉल्ट के फॉर्म में। तो अभी Na प्लस वाटर के पास है, वाटर का H प्लस को रिप्लेस करके Na आया है, तो जिसके पास लास्ट में सोडियम गया, Na प्लस गया, वो सॉल्ट के फॉर्म में फाइनली बना। और जो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में है दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, वाटर। उसके जस्ट पहले कौन सा सॉल्ट के फॉर्म में था, एसिटिलीन।
उससे जस्ट पहले कौन सा सॉल्ट के फॉर्म में था, PH3CH, और सबसे पहले सॉल्ट के फॉर्म में कौन सा था, NH3 का सॉल्ट था वो सबसे लेस एसिडिक। तो एसिडिटी हम लोग इस तरह कंपेयर कर पाएंगे। या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने के ऑर्डर लिखाया हुआ था वहां पे, तो के ऑर्डर में भी जाकर के चेक कर सकते हो एसिडिटी। बाकी ये रिएक्शंस को देख करके बताना था, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को देख करके पता कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कौन सा फिजिबल नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि NaHCO3 थ्योरी में बताया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट किसके किसके साथ रिएक्ट करता है। कंडीशन क्या था, जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक था। क्लास नोट्स में सब कुछ लिखाया गया है। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था या फिर सल्फोनिक एसिड था, वो क्या होता था, रिएक्ट कर लेता था NaHCO3 के साथ और CO2 गैस रिलीज कर पाता था, वो रिएक्शन फिजिबल हो पाएगा। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड सल्फोनिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। बट फिनॉल जो है OH ग्रुप, फिनॉल H2CO3 से लेस एसिडिक हो जाता है, इसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है NaHCO3 के साथ। और जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या होगा, इसमें फिजिबल नहीं हो पाएगा। ये क्लास नोट्स जाके देखना, NaHCO3 वाला या सामने रखा हुआ तो देख सकते हो अभी भी। तो वो क्या होगा, वहां पे फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट NO2 ग्रुप आ जाता है आर्थो और पैरा पे, मेनली पैरा पे NO2 आ जाए तो वो रिएक्ट कर लेता है फिर उस केस में। ये कंडीशन क्लास में बताया गया है। तो फिजिबल कौन सा नहीं होगा, तो वो थर्ड। फोर्थ ऑप्शन को चेक करने के लिए मैंने बताया था जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन का जो सेकेंड है जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक है, तो वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो भी फिजिबल है। इस तरीके से चेक करते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में देखना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, इसके से बोला जा रहा है द pK एंड pKb वैल्यू ऑफ सम बेसेस आर गिवन बिलो व्हिच रिप्रेजेंट द वीकेस्ट बेस। सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा रहेगा वहां पे। बेसिकली देखोगे एक आयनिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, यहाँ पे pKa और pKb। मेरी बता दूं 81 को, यहाँ पे pKb रिप्रेजेंट्स वीकेस्ट बेस। देखो अगर यहाँ पे जैसे कि बाकी में तो pKb दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में, तो जैसे कि pKb और पहले हम इसमें रिलेट कर लें यहाँ पे pKb अगर ज्यादा है किसी कंपाउंड का, इसका मतलब क्या हुआ, Kb का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और Kb का वैल्यू कम है, दैट मींस वो क्या वीक बेस है। ये तुम लोग pKb से रिलेट कर लिए, और इसका जस्ट उल्टा क्या रहता है फिर pKa, और pKa यहाँ पे क्या दे रखा है 3। अब देखना था यहाँ पे, अब इस केस में देखना है कि यहाँ पे pKa का वैल्यू 3 है। यहाँ पे एक रिलेशन भी कुछ रहता है pKa और p, या फिर ऐसे सोच लो सिंपली कि pKa का वैल्यू अगर कम है तो Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। और Ka का वैल्यू अगर pK वैल्यू यहाँ पे सबसे कम दे रखा है वैल्यू में, तो pK का वैल्यू 3 है, तो pKa का वैल्यू कम, दैट मीन्स Ka का वैल्यू क्या होगा, उसका ज्यादा। तो किसी कंपाउंड का अगर pK वैल्यू कम है, दैट मीन्स K वैल्यू ज्यादा, और K वैल्यू ज्यादा दैट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक हो पाएगा। और अगर एसिडिक ज्यादा है तो उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो लिस्ट बेसिक क्या हो जाएगा यहाँ पे है थर्ड। कैसे सोचोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इतना तुम लोगों को पता है कि K का वैल्यू जितना ज्यादा उतना वो ज्यादा एसिडिक हर कोई कंपाउंड है, और K वैल्यू ज्यादा है तो pK वैल्यू क्या होगा, उसका कम होगा। उसी को मैंने रिलेट किया कि अगर pK वैल्यू कम है
तो के वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा एसिडिक है कोई कंपाउंड तो बेसिक नेचर उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है पी के वैल्यू 3 है, दैट मीन्स के वैल्यू ज्यादा होगा, और के वैल्यू अगर ज्यादा आ रहा है तो मोर एसिडिक होगा, और एसिडिटी ज्यादा है उसका, दैट मीन्स बेसिक नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। सबसे वीक बेस कौन सा रहेगा इसमें, थर्ड। आई होप जिनका डाउट हुआ कुछ क्लियर हुआ होगा, इसे इस तरीके से सोचना था, वहां पे रिलेट करना था। चलो और भी कोई डाउट हो इसमें एक्सरसाइज 2 में? चलो उसमें डाउट नहीं है फिर। अब देखो एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 रहा था एसर्शन रीजन, उसको कर सकते हो, अगर उसको कुछ लोग किया तो उसमें भी बता सकते हो, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है। बेसिकली वो एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता था इस टाइप का एसर्शन रीजन का, जो कि अब तो एम्स भी नीट में मर्ज हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं एसर्शन रीजन का, फिर भी अगर करते हो तो भी पूछ लोगे। चलो बाकी हम लोग एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पे अभी फोकस करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद मैं उम्मीद करूंगा तुम लोगों से कि जो एक्सरसाइज 3 है उसका क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना चाहिए। यार तुम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब पार्ट 1 और एक्सरसाइज 3 अगर खुद से सॉल्व हो रहा है तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि जो पीएमटी में पूछा जाता है, और एआईपीएमटी लिखा हो गया वैसे उसमें। एआईपीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि पहले इसी नाम से होता था, अब नीट हो गया है। बताओ इसमें पार्ट 1 में क्या क्या डाउट है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। सर नेक्स्ट लेक्चर में लो ना, हुई नहीं है। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में डाउट इसको सॉल्व नहीं किया अभी? नहीं सर। No, sir. चलो ठीक है, अगर इसको सॉल्व नहीं किया है तो नेक्स्ट लेक्चर तो शायद इस वीक में है भी नहीं। चलो जो लोग मैक्सिमम अगर सॉल्व नहीं किए हैं, इसको एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 को एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब इसका नीट का क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करना शुरू करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो दोनों पार्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 उसको तुम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 भी जो लोग करना चाहो एम्स वाला क्वेश्चन वो भी कर सकते हो, और उसका क्वेश्चन कर दो तो वो भी अगर 2-4, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डाउट होगा नहीं, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका भी जो भी डाउट रहेगा वो भी कर सकते हो। फिर पार्ट 3 में जेई मेंस का क्वेश्चन दिया गया है, तो जेई मेंस का इसलिए दे दिया जाता है कि जो नीट का और जेई मेंस का लेवल आता है ऑलमोस्ट इक्वल आता है, इसलिए इस बुकलेट में जेई मेंस का भी पार्ट पार्ट में दिया गया है। एक्सरसाइज 3 का सारा क्वेश्चन कर सकते हो, तो कम से कम पार्ट 1 तो सबको कंपल्सरी करना ही है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अगर नहीं किया सॉल्व तो इसको, बट इसको सॉल्व करना ओवरऑल। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। रिवीजन का, चलो कुछ लोग बता रहे हो कि सर प्लस आई माइनस आई का, एक मिनट। चलो देखो इसमें मैं अभी हर टाइम में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ इसमें, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में अगर बोलूँ कि कौन सा ग्रुप प्लस आई माइनस आई, या तो चलो एक हम लोग क्लास रिवीजन क्लास अलग से ही रखते हैं, क्योंकि इस वीक में कभी बहुत ज्यादा खाली स्लॉट है तुम लोगों का, किसी एक दिन मैं रखता हूँ अलग से रिवीजन, क्योंकि आज अगर बहुत ज्यादा टाइम है नहीं तो जीओसी 1 का मेनली हम लोग बात करेंगे। तो जीओसी 1 में जो भी रहेगा कि कौन सा ग्रुप प्लस आई रहता है, कौन सा माइनस आई शो करता है, प्लस एन कौन सा रहता है, माइनस एन कौन सा शो करता है, और हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ रहता है, एक लेक्चर में लूंगा, अगर 1 घंटे का भी अगर होता है तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, मतलब अच्छे से मैं रिवाइज करा दूंगा ये पार्ट, क्योंकि कुछ लोग को दिक्कत है कि सर पता ही नहीं चलता कि प्लस आई माइनस आई कब लग रहा है, प्लस आई माइनस एन कब लग रहा है। ये चीजें मैं क्लास में सब लोगों को रिवाइज करा दूंगा, जो कि बाकी लोग को भी बेनिफिट हो। तो सिर्फ एक को रिवाइज कराने से कोई अलग से मतलब नहीं है, तो मैं क्लास में करा दूंगा जो कि सब लोग इसका बेनिफिट ले सको, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि कुछ लोगों को 50% लोगों को ये चीजें में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता ही है,
कि प्लस आई कब लगता है, माइनस आई कब लगता है, प्लस है माइनस है। मैं क्लास में ये फिर से एक बार रिपीट करा दूंगा रिवीजन टाइप से। तो नेक्स्ट क्लास में कभी देखते हैं इसको, मैं रिवाइज करा दूंगा इस पार्ट को। चलो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर अभी नेक्स्ट क्लास मेरा अभी है